Hello everyone, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. In this last video, we have understand regional geography of the world, continental of Africa. Today, we are going to understand and define soil region of India. पिछले जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ थी उसके अंतर्गत हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल में हमने अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ा था। आज हम हमारा जो दूसरा पेपर है भारत का भूगोल वो पढ़ रहे हैं और उसमें हम भारत में जो मृदा के प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे कि इंडिया के अंदर कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है और कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी प्रकार की मृदा है जो पाई जाती है। यहाँ पे ये मैप नज़र आ रहा है भारत का आपको, जिसके अंदर मृदा और भारत की मिट्टियाँ नज़र आ रही हैं, जिसमें 8 प्रकार की मृदा है वो बताई गई है। नंबर 1 जलोढ़, नंबर 2 काली, नंबर 3 लाल मिट्टियाँ, लेटेराइट मिट्टियाँ, पर्वतीय मिट्टियाँ, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ, लवणीय या क्षारीय मिट्टियाँ और दलदल युक्त मिट्टियाँ। और इस मैप के ऊपर आपको अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है वो नज़र आ रही है कि यहाँ जो पर्वतीय हिस्सा है वहाँ पर्वतीय मृदा है, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मरुस्थलीय मृदा है, तो महाराष्ट्र का कुछ पार्ट और ये दक्षिण के पठार के ऊपर काली मृदा है। तेलंगाना जैसे क्षेत्र है और नीचे भारत तक ये लाल मिट्टी है। तो पश्चिम घाट पे जो पर्वतीय हिस्सा है वहाँ पे लेटेराइट प्रकार की मृदा है और उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है। तो हम सबसे पहले तो ये जानें कि ये मृदा है क्या चीज़, किससे बनी होती है और ये कितनी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें मृदा, मिट्टी या सॉइल, ये एक ही नाम है और ये कैसे बनती है। तो मृदा या मिट्टी पृथ्वी की जो है सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम देखते हैं। मिट्टी का निर्माण टूटी चट्टानों के छोटे महीन कणों, खनिज, जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। हम जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर तो हम देखेंगे उसमें रॉक्स जो हैं 3 प्रकार की हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो ये जो मृदा बन रही है ये भी चट्टानों से ही बन रही है, यानी कि मिट्टी जो है उसका मूलभूत तत्व है वो है चट्टान। तो तीनों प्रकार की चट्टानों पे जब जलवायु कारकों का प्रभाव पड़ता है तो उससे मृदा का निर्माण होता है। मिट्टी की कई परतें होती हैं और सबसे ऊपरी परत में छोटे मिट्टी के कण, गले हुए पौधे और जीवों के अवशेष होते हैं। यह परत फसलों की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम फसल उगाते हैं तो वो मिट्टी की ऊपर की जो लेयर है उसके ऊपर ही तो उगाते हैं और उसमें से हम देखते हैं कि जहाँ पे मृदा उपजाऊ है वहाँ पे उत्पादन अधिक होता है, तो कम उपजाऊ पे कम उत्पादन होता है। दूसरी परत महीन कणों जैसे चिकनी मिट्टी की होती है और नीचे की विखंडित चट्टानों और मिट्टी का मिश्रण होती है, तथा आखिरी परत में अविखंडित सख्त चट्टानें होती हैं। ये मिट्टी की परतों का वर्णन है। तो भारत की बात करें तो देश के सभी भागों में मिट्टी की गहराई जो है असमान है, कुछ सेंटीमीटर से लेकर 30 मीटर तक गहरी हो सकती है। यानी इंडिया को हम जब देखते हैं कि हमने जब भौतिक रूप से भारत को बांटा था तो हमने देखा कि उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, उसके नीचे उत्तर भारत के विशाल मैदान है, तो पश्चिम की ओर भारतीय मरुस्थल है, दक्षिण की ओर दक्षिण का पठार है। तो इंडिया के पूर्वी और पश्चिम में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, जहाँ एक ओर बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी ओर अरब सागर है। नॉर्थ ईस्ट में हम देखें तो वहाँ पे एक अलग ही प्रकार की क्लाइमेट देखने को मिलती है। तो ऐसे करके भारत में अलग अलग प्रकार की जलवायु, अलग अलग प्रकार के जो उच्चावच हैं उसके आधार पर जो मृदा है उसकी गहराई में भी अंतर है।
अब हम चर्चा करें आगे, तो हर मिट्टी की अपनी विशेषता होती है। अपनी विशिष्ट भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की फसलों को यह लाभ प्रदान करती है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है जो पोटेशियम से भरपूर है। और जब हम इसकी चर्चा करें जलोढ़ मृदा की, तो ये भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो ये भारत में सर्वाधिक जो उत्तर भारत है, जहाँ पे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना के मैदान हैं, वहाँ पे इस प्रकार की पोटेशियम से भरपूर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह कृषि विशेषकर धान, गन्ना और केले की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। तो लाल मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक होती है और उसकी वजह से ही यह जो मिट्टी है वो लाल नज़र आती है। यह चना, मूंगफली और अरंडी के बीज की जो फसल है उसके लिए उपयुक्त होती है। तो जो काली मिट्टी है, जो ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है और दक्कन के पठार पे, हाड़ौती के पठार पे पाई जाती है, उसके अंतर्गत कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन का अभाव होता है। तो इस फसल के ऊपर कपास, तंबाकू, मिर्च, तेलहन, ज्वार, रागी और मक्के जैसी फसलें अधिक उगाई जाती हैं। तिलहन में हम देखें तो इस पे सोयाबीन है, मूंग है, इस प्रकार की जो फसलें हैं उनका अधिक उत्पादन यहाँ पे होता है। रेतीली, जो जिसे वैज्ञानिक रूप में हम एरिडोसॉल कहते हैं, पोषक तत्व कम होते हैं, पर इस प्रकार की रेतीली मिट्टी की खासियत ये होती है कि अगर सिंचाई की सुविधा इसमें उपलब्ध हो तो इससे अधिक प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, वहाँ पे जो इंदिरा गांधी नहर से जो सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है, उससे प्रोडक्शन भी अधिक प्राप्त हो रहा है। अधिक वर्षा के क्षेत्रों में नारियल, काजू और कैजूरीना के पेड़ों के विकास में मृदा का योगदान रहता है। अब हम देखें कि ये जो मृदा है उसकी हमने सामान्य जानकारी जुटाई है। अब सॉइल फॉर्मेशन इन इंडियन कंडीशन की जब हम चर्चा करें कि, तो उसमें ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने जो, जिसे हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहते हैं, भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा है। यानी पूरा जो इंडिया है उसका जब मिट्टियों का अध्ययन किया तो ICAR ने बताया कि भारत के अलग अलग हिस्सों में 8 प्रकार की मृदा है जो पाई जाती है। उसके पीछे पेरेंटल मटेरियल, रिलीफ्स, क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल का योगदान रहता है, जिसके आधार पर इन मिट्टियों का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें मूल पदार्थ, वहाँ पाए जाने वाले उच्चावच, जलवायु दशाएं और जैविक पदार्थ। तो ये 8 मिट्टियों में पहले प्रकार की है लाल मिट्टी, जिसे रेड सॉइल कहते हैं। दूसरी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, क्षार युक्त सैलिनिक एंड एल्काइन सॉइल, हल्की काली एवं दलदली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काप मिट्टी जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, रेतीली को एरिड एंड डेजर्ट सॉइल के नाम से जाना जाता है, और फॉरेस्ट सॉइल जो वनों के अंतर्गत पाई जाती है। तो ICAR ने भारतीय दशाओं के आधार पर भारत के अंदर जो मृदाएं हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। कई बार यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो उस समय हमें इन 8 प्रकारों को लिख के और उनका डिटेल से उत्तर देना होता है। ये भारत के मैप के ऊपर ये मृदाएं नज़र आ रही हैं आपको। जलोढ़, काली, लाल मिट्टियाँ, लेटेराइट, पर्वतीय, शुष्क मरुस्थलीय, लवणीय, क्षारीय मिट्टियाँ और दलदल युक्त मिट्टियाँ, जो जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो कच्छ का दलदल या फिर जो मैंग्रोव क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो पाई जाती हैं। ये इस प्रकार की मिट्टियों का ये चित्रण है, जिसमें आपको ये अलग अलग क्षेत्रों की मृदाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से यहाँ नज़र आ रही हैं। अब हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम रेड सॉइल की चर्चा करते हैं। भारत के अंदर जो
पहला प्रकार है उसमें लाल मिट्टी, कि ये कहाँ पाई जाती है, कैसे बनती है, इसके क्या गुण हैं, ये ही अब आज हम पढ़ेंगे। तो यह मिट्टी अपक्षय के प्रभाव से चट्टानों के टूट फूट से बनती है। तो ये भौतिक भूगोल का पार्ट है कि अपक्षय क्या होता है, अपरदन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है। अपक्षय का मतलब है जैसे कोई चट्टान है उसका टूटना, जब वो चट्टान टूटेगी तो वो अपने स्थान पे बिखर जाएगी और अपरदन के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। तो अपक्षय के फलस्वरूप उसकी टूट फूट से रॉक्स की से लाल मिट्टी बन रही है। और लाल क्यों है, उसका कारण है कि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। अर्थात इस मिट्टी के अंदर लोहांश, जिसे आयरन कहते हैं, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर की पठार, आंध्र प्रदेश की दंडकारण्य क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाई जाती है। आपको इन स्थानों को अपना जो एटलस है उसमें अच्छे से देख लेना है। पठार और पहाड़ियों पर इन मिट्टियों की उर्वर शक्ति कम होती है, ये ककरीली उरुखड़ी होती हैं, किंतु निचले स्थानों और नदियों की घाटियों में ये दोरस हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और अधिक उपजाऊ हो जाती हैं। और इनमें लीचिंग प्रोसेस होता है, निच्छालन। तटीय मैदानों और काली मिट्टी के क्षेत्र को छोड़कर प्रायद्वीप पठार की अधिकांश भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। इंडिया में हम देखें कि जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र हैं, और दक्षिण के पठार पे जो काली मिट्टी है उसको अगर छोड़ दें तो संपूर्ण जो प्रायद्वीप भारत है उसके ऊपर लाल प्रकार की मिट्टी है। इसमें मोटे अनाज पैदा होते हैं जैसे गेहूं, धान, अलसी, और इस मिट्टी का संगठन इस प्रकार का है। आप देखिए यहाँ पे कि इसमें जो मृदा है वो प्रायद्वीप भारत पे मिल रही है, तो यह पहाड़ी क्षेत्रों में ही डेवलप हुई है। अब हम चर्चा करें दूसरी, तो वो है कार्प एलुवियल सॉइल, कि उत्तर के विस्तृत मैदान और प्रायद्वीप भारत के तटीय भागों में ये पाई जाती है। अत्यंत उपजाऊ है, इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है और भारत के 40% हिस्से के ऊपर यह जलोढ़ मृदा है जो पाई जाती है। अगर हम टोटल एरिया देखें इसका तो लगभग 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24 है। और यह गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र के मैदानों के अतिरिक्त महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जो डेल्टाई और कोस्टल एरिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार की मृदाएं हैं पाई जाती हैं। यह सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई है। इसमें कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो है वनस्पति के अंश है उसकी कमी है। खादर में ये तत्व भावर की तुलना में अधिक मात्रा में वर्तमान है। जब हम पढ़ते हैं खादर और भावर, तो खादर जो है वो नवीन जलोढ़ के मैदान है, जबकि भावर प्राचीन जलोढ़ के मैदान है। अर्थात जब बाढ़ आती है वर्तमान समय में, तो नदी का पानी जहाँ तक पहुँचता है, जहाँ तक मृदा जमती है, वो खादर है। और वो प्राचीन खंड जहाँ प्राचीन समय में नदी का पानी पहुँचता था, इट मीन्स कॉल्ड भावर। इसलिए खादर अधिक उपजाऊ है। भावर वर्षा के क्षेत्रों में कहीं कहीं खारी मिट्टी, ऊसर और बंजर होती है। भावर के जो क्षेत्र है वहाँ पे हम देखें कि कंकर पाए जाते हैं और ये ऊसर भी होती है और बंजर भी होती है, क्योंकि वर्तमान समय में वहाँ पे नदी का पानी नहीं पहुँच रहा है। भावर और तराई क्षेत्रों में हम देखें तो पुरातन जलोढ़ डेल्टाई भाग हैं। नवीन जलोढ़ मध्य घाटी में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और पुरातन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को भावर और नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर कहा गया है। पूर्वी तटीय मैदानों में अगर हम देखें तो उत्तर भारत के अलावा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी के डेल्टा में प्रमुख रूप से यह पाई जाती है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलें खरीफ और रबी में दालें, कपास, तिलहन, गन्ना,
प्रमुख फसलें हैं। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, जहाँ वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ पे इस प्रकार की मृदा में जूट प्रमुख रूप से उगाया जाता है। नेक्स्ट प्रकार हम देखें तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, यह ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है और भारत में यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। महाराष्ट्र में इसका सबसे अधिक विस्तार है। इसे दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसका विस्तार लावा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि नदियों ने इसे ले जाकर अपनी घाटियों में भी जमा कर दिया है। यानी कि यह जो मृदा है ब्लैक सॉइल, यह प्राचीन समय में जो क्रेटेशियन काल में भारत के अंदर जो दरारी उद्भेदन हुआ था लावा का, वहाँ पे बनी हुई है। लेकिन अब यह वहाँ तक भी सीमित नहीं है, इसको नदियों ने अपरदन करके दूसरे हिस्सों में भी पहुँचा दिया है। ये भी उपजाऊ मृदा है। यह उपजाऊ है और कपास की फसल के लिए प्रसिद्ध है। इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोक रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसका काला रंग शायद अत्यंत महीन लौह अंशों की उपस्थिति के कारण है। और इसका रासायनिक संगठन हम देखें तो उसमें जो ज्वालामुखी के जो तत्व होते हैं उनकी मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। इसकी प्रमुख फसलों में कपास, गन्ना, केला, ज्वार, तंबाकू, रेंडी, मूंगफली, सोयाबीन की यहाँ पे अच्छी पैदावार होती है। इस क्षेत्रों में राजस्थान के उदाहरण हम देखें तो हाड़ौती के पठार पर ब्लैक सॉइल है जो पाई जाती है। नेक्स्ट है लैटेराइट सॉइल। तो रासायनिक क्रियाओं द्वारा और चट्टानों के टूट फूट से शुष्क मौसम में बनने वाली ये मिट्टी है। सारी ही चट्टानों की टूट फूट से बनती हैं, लेकिन जब ड्राई मौसम हो तो वहाँ पे इस प्रकार की लैटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। और आयरन ऑक्साइड की इसमें भी अधिकता है। लोहांश की मात्रा है, दिखने में लाल मिट्टी की तरह ही है, किंतु उससे कम उपजाऊ है। देखो लाल में इसमें अंतर है, वहाँ पे भी लोहांश की मात्रा थी, लेकिन यहाँ भी है, लेकिन ये उससे कम उपजाऊ है। कहाँ मिलेगी? देखो ऊंचे स्थलों में यह प्राय पतली कंकड़ मिश्रित है और कृषि के योग्य नहीं है, किंतु मैदानों में इसकी परत मोटी हो जाती है और ये खेती के लिए उपयुक्त रहती है। लैटेराइट जो मिट्टी है तमिलनाडु के पहाड़ी भाग, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भागों में और दक्षिण भारत के पठार, राजमहल, छोटा नागपुर के पठार, आसाम इत्यादि में सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्षिण भारत के मैदानी भागों में इस पर धान की खेती होती है। तो जो ऊंचे पहाड़ी भाग हैं आसाम के, कर्नाटका के, वहाँ पे देखो चाय, कहवा, रबड़ और सिनकोना इस मिट्टी के अंदर उपजाए जाते हैं। अर्थात लैटेराइट मृदा भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार की मिट्टी अधिक ऊष्मा और वर्षा के क्षेत्रों में बनती है, इसलिए इसमें ह्यूमस की कमी है और निच्छालन की अधिकता के कारण इस मिट्टी का जो रासायनिक संगठन है उसमें हम देखें कि मिट्टी के जो ऊपरी तत्व हैं उसमें लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचे भागों में यह चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध मृदा है। एरिडो सॉइल की चर्चा करें तो यह डेजर्ट सॉइल है। मिट्टी राजस्थान की जब बात आती है तो वहाँ पे बहुत बड़े एरिया में यह पाई जाती है और लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में यह मृदा फैली हुई है। यह शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में है। पश्चिमी राजस्थान, अरावली पर्वत के क्षेत्रों, उत्तरी गुजरात, दक्षिण हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सिंचाई के सहारे गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा इस मृदा के ऊपर उगाए जाते हैं और जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ पे यह भूमि बंजर है। राजस्थान में हम देखें तो गंगानगर में इस पे गन्ना और चावल की खेती की जाती है और यहाँ पे गेहूं की खेती भी खूब की जाती है। सैलिनाइक या एल्काइन सॉइल देखें हम तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। इन्हें थूर, ऊसर, कल्लड़, रौकर, रे और चौपन के नामों से जाना जाता है। शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में
जल प्रवाह दोषपूर्ण होने और जल रेखा ऊपर नीचे होने के कारण इस मिट्टी का जन्म है जो हुआ है। ये क्षारयुक्त मृदा है। इस प्रकार की मिट्टी में भूमि की निचली परतों से क्षार और लवण वाष्पीकरण द्वारा ऊपरी परतों में आ जाते हैं। देखिए अगर यहाँ पे जो ये लेयर है तो उसमें ये वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर आ जाएंगे और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा यहाँ की जो ऊपरी परत है उसमें अधिक हो जाएगी। फलस्वरूप मिट्टी कैसी हो जाएगी? अनुत्पादक। लास्ट हम देखें हल्की काली दलदली पैटी एंड अदर ऑर्गेनिक सॉइल। तो जैविक तत्व अधिक मात्रा में जब पाए जाते हैं और सामान्यतः यह आर्द्र प्रदेशों में मिलती है। दलदली मिट्टी उड़ीसा के तटीय भाग, सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्र, बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड के अल्मोड़ा और तमिलनाडु के जो दक्षिणी पूर्वी केरल के तटों पे यहाँ पाई जाती है। जहाँ पे वनों में अधिक बारिश होती है, पत्ते सड़ते गलते हैं, वहाँ पे इस प्रकार की हल्की काली जो ह्यूमस की वजह से है और दलदली प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है। ये भारत की प्रकार की जो मृदाएं थी जो आईसीआर ने 8 भागों में बांटा है, इम्पोर्टेंट थी। अब हम देखें कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल लास्ट में चर्चा करें 8 प्रकार के बाद। तो उपज की दृष्टि से मिट्टी इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि पौधों की जड़ों को पकड़ सके और दूसरी इतनी मुलायम भी होनी चाहिए कि उससे जल को पूर्णतः सोख लिया जा सके। साथ ही मिट्टी के उपजाऊपन के पीछे मिट्टी में संतुलित मात्रा में क्षार, साल्ट का होना भी आवश्यक है। देखा जाए तो भारत में गंगा जमुना के दोआब, पूर्वी तट और पश्चिमी तट के प्रदेश और कुछ लावा प्रदेशों में ही उपजाऊ मिट्टियां पाई जाती हैं। यानी मिट्टी की विशेषता होनी चाहिए कि इतनी दृढ़ हो कि पौधों को रोक सके, इतनी मुलायम भी हो कि जल को सोख सके और उसके अंदर जो रासायनिक तत्व हैं उनकी मात्रा भी संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। इट मीन्स वो फर्टिलिटी सॉइल होगी। थार प्रदेश, गुजरात और पर्वतीय प्रदेशों में बहुत कम उपजाऊ मिट्टियां पाई जाती हैं और शेष भाग में भी कम उपजाऊ मिट्टी हैं। सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी हैं वो काली मृदा और जलोढ़ प्रकार की मृदा हैं। ये सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का जो लेसन है ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनेगा जहाँ हो सकता है कि किसी मृदा के बारे में छोटा क्वेश्चन बन जाए या फिर पूरा निबंधात्मक प्रश्न 20 नंबर का आए कि भारतीय मृदाओं के वर्गीकरण को समझाइए। थैंक यू।